नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज का जो हमारा ये सत्र है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम जो विषय ले रहे हैं वो इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, तो हमारी पहली स्लाइड का जो परिचय वाला शीर्षक है वो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और इसमें हम 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, मतलब जो यूपीएससी और आरपीएससी के रिवीजन नोट्स है ना, उनके आधार पर। जी, और आज हम उन सभी कारणों और परिणामों का, जो संधियां हुई या जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। तो इस सत्र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, श्रोताओं के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज का ये ऑडियो लेक्चर एक मास्टर क्लास की तरह होने वाला है। हम एक एक करके सभी ऐतिहासिक बिंदुओं को जोड़ेंगे ताकि परीक्षा के लिए आपका कोई भी तथ्य, कोई भी जरूरी पॉइंट छूट न जाए। सही कहा आपने। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसका शीर्षक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक शून्यता, यानी कि पावर वैक्यूम। हाँ, तो अगर हम 18वीं शताब्दी की शुरुआत को देखें ना, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में मुगलों का तेजी से पतन होने लगा था। मतलब एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था सत्ता में, है ना? बिल्कुल। उसी को हम राजनीतिक शून्यता या पावर वैक्यूम कहते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुगलों के कमजोर होने पर इस शून्यता को भरने के लिए मराठे सबसे पहले आगे आए। उन्होंने शुरुआत में मालवा और गुजरात पर अपना मजबूत प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अच्छा, मालवा और गुजरात तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मैं एक शिक्षक की तरह अगर आपसे पूछूं कि मराठों को राजस्थान में इतनी आसानी से प्रवेश कैसे मिल गया? मतलब राजपूताना तो हमेशा से अपने सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था ना। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। और स्लाइड के अनुसार इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि मराठों ने राजपूताना का दरवाजा खुद नहीं तोड़ा था। असल में राजस्थान के जो शासक थे, उनके आपसी उत्तराधिकार संघर्ष ने, मतलब जो गद्दी के लिए परिवार के अंदर की लड़ाई थी ना, आंतरिक कलह जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल उसी आंतरिक कलह ने मराठों को हस्तक्षेप करने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। भाई, जब दो भाई लड़ेंगे तो तीसरे को तो फायदा मिलेगा ही। अरे बाप रे, मतलब घर की लड़ाई ने बाहरी लोगों को बुलावा दे दिया। तो इसी के साथ हमारी तीसरी स्लाइड पर आते हैं, जिसका शीर्षक है मराठा आक्रमण और राजपूताना में विस्तार का घटनाक्रम। हाँ, तो अगर हम तथ्यों को क्रमवार देखें तो शुरुआत 1711 ईस्वी के आसपास दिखती है, जब मराठों ने पहली बार मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से धन वसूला था। 1711 ईस्वी में। जी, लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली आंतरिक हस्तक्षेप 1734 ईस्वी में बूंदी रियासत में हुआ। वहां बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के बीच गद्दी की लड़ाई चल रही थी और मराठों को पैसे देकर बुलाया गया था। सच में? मतलब अपनी ही रियासत पर हमले के लिए पैसे दिए गए? बिल्कुल। और इसके अलावा 1732 ईस्वी में मालवा में सवाई जयसिंह की मराठों के हाथों पराजय हुई और उन्हें अपने 28 परगने मराठों को देने पड़े। बाप रे, 28 परगने! ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। और यहाँ मेरा जो नजरिया है वो ये है कि मराठे अब केवल चौथ, या जिसे हम कर कहते हैं, वहां तक सीमित नहीं रहते। उन्होंने रियासतों के सेठ साहूकारों को लूटना और प्रशासन में अवांछित दखल देना शुरू कर दिया था। तो मतलब अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। और इसी को रोकने के लिए शायद हमारी चौथी स्लाइड का विषय सामने आता है, जिसका शीर्षक है हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी और मराठों के विरुद्ध एक असफल प्रयास। जी, हुडा सम्मेलन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के हुडा, जो कि आज के भीलवाड़ा में है, वहां राजपूताना के बड़े शासक इकट्ठा हुए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा के शासक एक साथ आए। बिल्कुल। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, मराठों के आतंक से मुक्ति पाना। और वहां यह तय हुआ कि जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी, वो सब रामपुरा में एक साथ मिलकर मराठों पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि अगर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतने सारे राजा एक साथ आए, तो फिर ये फेल क्यों हुआ? देखिए, स्लाइड में इसका उत्तर बहुत ही साफ शब्दों में दिया गया है। विफलता का सबसे बड़ा कारण था इनका आपसी द्वेष, राजाओं की स्वार्थी नीतियां थीं और सबसे बड़ी बात, एक योग्य नेतृत्व का अभाव था। मतलब कोई एक लीडर नहीं था जिसकी बात सब माने। बिल्कुल, हर कोई खुद को बड़ा मानता था। और इसका परिणाम क्या हुआ? पेशवा बाजीराव ने 1735 में राजस्थान की यात्रा की और वो सारे राजपूत शासक जो कल तक लड़ने की कस्में खा रहे थे, वो चुपचाप मराठों के करदाता बन गए। अरे, ये तो बहुत ही निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। खैर, अब हम स्लाइड 5 पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है शक्ति का हस्तांतरण, मराठों के पतन से अंग्रेजों के प्रवेश तक। तो अब वक्त बदल रहा था। 1787 के तुंगा युद्ध में राजपूतों ने एक बार संगठित होकर मराठों को हराया जरूर था, लेकिन 1791 के बाद पूरे भारत में मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। तो क्या इससे राजपूताना को कोई फायदा हुआ? असल में नहीं, क्योंकि तब तक मेवाड़, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों में उत्तराधिकार के युद्धों ने उन्हें गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया था। उनकी आर्थिक बदहाली चरम पर थी। अच्छा, मतलब खजाने खाली हो चुके थे। हाँ जी, बिल्कुल। और आपको बता दूं कि 1776 में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों से मैत्री का एक पहला असफल प्रयास भी किया था। लेकिन 1803 तक आते आते शासकों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अंग्रेजों से संधि करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। तो यहीं से अंग्रेजों की एंट्री होती है, जो हमारी छठी स्लाइड का विषय है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूताना की संधियां 1803 से 1823 ईस्वी। हाँ, ये जो संधियों का दौर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखा है कि 1803 में प्रारंभिक संधियां हुई भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर के साथ। बिल्कुल। और इसके पीछे जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ना, उनकी एक स्पष्ट नीति थी। उनका मानना था कि पिंडारियों और मराठों का दमन करने के लिए राजपूताना की रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण में लेना एकदम अनिवार्य है। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम चार्ल्स मेटकॉफ का भी आता है ना? हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ की भूमिका बहुत अहम थी। 1817 और 1818 की जो अधिकांश संधियां थी, वो मेटकॉफ ने संपन्न कराई थी। और ये दौर 1823 में जाकर खत्म हुआ, जब सिरोही राजे ने सबसे अंत में संधि की। अच्छा, अंतिम संधि सिरोही ने 1823 में की।
यहाँ स्लाइड में एक नीति का जिक्र है, आश्रित पार्थक्य, या जिसे अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट आइसोलेशन कहते हैं। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, आश्रित पार्थक्य को बहुत सरल भाषा में समझें तो शासकों ने अपनी विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों को सौंप दी। मतलब अंग्रेजों ने उन्हें आंतरिक स्वायत्तता तो दी कि आप अपने राज्य के अंदर जो चाहे करें, लेकिन उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह काट दिया। अच्छा, मतलब जयपुर का राजा जोधपुर के राजा से सीधे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो आश्रित भी हो गए और अलग थलग भी पड़ गए। तो अब हमारी 7वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 1818 की संधियों की प्रमुख शर्तें। ये शर्तें क्या क्या थीं? ये शर्तें ही दरअसल वो बेड़ियां थीं जिन्होंने रियासतों को जकड़ लिया। पहली शर्त थी अंग्रेजों की सर्वोच्चता की स्वीकृति, दूसरी थी सुरक्षा की गारंटी, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की सुरक्षा अंग्रेज देंगे, तीसरी वही कि विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी, चौथी शर्त बहुत भारी थी, खिराज या जिसे हम ट्रिब्यूट कहते हैं, एक तरह का वार्षिक कर जो राजाओं को देना पड़ता था, और पांचवी शर्त थी कि हर राज्य में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए नियुक्त किया जाएगा। ओह, मतलब एक तरह से उनका एक आदमी राजा के दरबार में हमेशा बैठेगा। और स्लाइड 8 हमें इसी के दुष्प्रभाव बताती है, जी, जिसका शीर्षक है संधियों का दुष्प्रभाव, आर्थिक शोषण एवं सामंतों का पतन। बिल्कुल। देखिए, भारी खिराज की वजह से आर्थिक शोषण तो शुरू हो ही गया था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक उत्पादन के लिए मशहूर सांभर झील और मेवाड़ में अफीम के व्यापार पर अपना एक अधिकार जमा लिया। मतलब जो कमाई के मुख्य साधन थे वो भी छीन लिए। जी, और इतना ही नहीं, कोटा में जो जालिम सिंह का विवाद हुआ था, वहां पॉलिटिकल एजेंट ने जिस तरह सीधा हस्तक्षेप किया, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है जो मुझे बहुत बहुत रोचक लग रहा है, सामंतों का पतन। ये कैसे हुआ? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समझना बहुत आसान है। पहले राजा को अपनी सुरक्षा के लिए सामंतों की सेना की जरूरत होती थी। हाँ। युद्ध के समय सामंती तो लड़ते थे राजा के लिए, बिल्कुल, लेकिन संधियों के बाद राजा पूरी तरह अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गए। इससे क्या हुआ कि सामंतों की जो सैनिक और राजनीतिक अहमियत थी वो एकदम से खत्म हो गई। अरे बाप रे, मतलब एक ही झटके में उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, सामंतों के जो विशेषाधिकार थे जैसे राहदारी या दाना पानी जैसे कर वसूलना, वो भी अंग्रेजों के दबाव में राजाओं ने छीन लिए। तो मतलब सामंतों के पास न इज्जत बची न पैसा। बिल्कुल, और यही वो हताश सामंत थे जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बने। ये तो सच में बहुत गहरा विश्लेषण है। चलिए अब स्लाइड 9 पर आते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका शीर्षक है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के रियासती शासक। मैं तेजी से लेकिन स्पष्ट रूप से इस सूची को पढ़ देती हूँ। हाँ, आप शासकों के नाम बताइए, फिर मैं उनके पॉलिटिकल एजेंट बता दूंगा। ठीक है, तो उस समय कोटा के शासक थे राम सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही में शिव सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह और करौली में मदन पाल। जी, और हमारी 10वीं स्लाइड का शीर्षक है राजस्थान में नियुक्त ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। तो इन्हीं रियासतों में जो पीए थे उनकी सूची इस प्रकार है। कोटा में थे मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमेसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शावर्स और शिरोही में थे जेडी हॉल। यहाँ स्लाइड के नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया गया है कि इन पॉलिटिकल एजेंटों ने बिल्कुल तानाशाह की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जिससे जनता और सामंतों में घोर असंतोष पनपा। मतलब वो सिर्फ नाम के सलाहकार थे, राज वो खुद ही कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो राजाओं के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देने लगे थे। तो असंतोष तो बढ़ना ही था, और ये असंतोष सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। हमारी स्लाइड 11 का शीर्षक यही बताता है, सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष क्रांति का मूल कारण। जनता ने उसे अलग तरीके से लिया, जैसे कि अंग्रेजों ने कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाई। अब अगर आज हम देखें तो ये बहुत अच्छे सुधार थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस समय की जो रूढ़िवादी जनता थी ना, उसने इसे अपने धर्म में सीधा हस्तक्षेप माना। उन्हें लगा कि ये विदेशी हमारे सदियों पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर रहे हैं। और यह स्लाइड में ये भी है कि अजमेर मेरवाड़ा में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था। जी, और इस वजह से आम जनता में मतांतरण यानी कि कन्वर्जन का बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। उन्हें लगा कि उनका पूरा सामाजिक ताना बाना विघटित हो जाएगा। तो मतलब एक तरफ राजा परेशान, दूसरी तरफ सामंत नाराज, और अब जनता भी धर्म के खतरे को लेकर डरी हुई थी। एकदम सही। और इस पूरे बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया साहित्यकारों ने, जो हमारी 12वीं स्लाइड का विषय है, क्रांति के वैचारिक प्रणेता साहित्यकारों एवं कवियों की भूमिका। हाँ, तो साहित्यकारों ने क्या क्या किया? उस समय के जो चारण कवि थे ना, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता और उनके जो भक्त शासक थे उनकी अपनी कविताओं में बहुत बहुत कड़ी निंदा की। मतलब उन्होंने जनता को जगाने का काम किया। कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे कवि बांकीदास, राघवदास सांदू, गंगाजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। जी, और इस स्लाइड का निष्कर्ष यही है कि इन रचनाओं ने जन जन तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाया। मतलब आप समझ लीजिए कि 1857 से काफी पहले ही एक वैचारिक बारूद पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वाह। तो अब हम इस सत्र के विश्लेषण और त्वरित पुनरावृत्ति वाले हिस्से में पहुंच गए हैं। स्लाइड 13 का शीर्षक है कारण परिणाम विश्लेषण, 1857 की क्रांति क्यों अपरिहार्य थी। देखिए, अगर मैं इसकी समीक्षा करूं तो तस्वीर बहुत साफ है। शासक वर्ग इसलिए नाराज था क्योंकि उनकी स्वायत्ता समाप्त हो गई थी और पीए का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। सामंत वर्ग इसलिए हताश था क्योंकि उनके विशेषाधिकार छिन गए थे और उनकी सैन्य उपयोगिता खत्म कर दी गई थी। और रही बात आम जनता की, तो वो आर्थिक बदहाली और अपने धर्म पर मंडराते खतरे से उबल रही थी। मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि 1818 की संधियों की जो सुरक्षा थी ना, वो ही असल में शोषण बन गई थी, जिसका एक बड़ा विस्फोट हमें 1857 में देखने को मिला। बिल्कुल सटीक। तो चलिए स्लाइड 14 के माध्यम से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में। हाँ, तो जो मुख्य बुलेट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो है बूंदी में मराठों का पहला आंतरिक हस्तक्षेप, 1734 के होरड़ा सम्मेलन की विफलता, 1818 की आश्रित संधियां जिनमें अंतिम संधि 1823 में सिरोही ने की, और आखिर में क्रांति का बीजारोपण जिसमें पीए का दखल, भारी खिराज और सामाजिक कुरीतियों पर रोक शामिल है। जी, ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। 1857 की पूर्व संध्या पर अगर हम राजस्थान का परिदृश्य देखें तो उस समय यहाँ 6 प्रमुख ब्रिटिश सैन्य छावनियां स्थापित थीं। हाँ,
और उनके नाम थे नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। सतह से देखने पर लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे राजपुताना को एक मजबूत सैन्य जकड़न में रखा हुआ था। लेकिन यहीं पर सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। छावनियां तो 6 थीं, लेकिन यहाँ का सैन्य असंतुलन बहुत ही अजीब था। अजीब ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। उस वक्त पूरे राजस्थान में लगभग 5000 भारतीय सैनिक तैनात थे। और इन 5000 सैनिकों के मुकाबले एक भी अंग्रेज सैनिक मौजूद नहीं था ना? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। पूरा का पूरा राजपुताना सिर्फ 30 अंग्रेज अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। ओहो, मतलब सारी बंदूकें, सारे तोपखाने और सारी जमीनी ताकत पूरी तरह से भारतीय सैनिकों के ही हाथ में थी। जी हाँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अचानक से ये विद्रोह भड़का कैसे? मेरा मतलब है, कोई तो तात्कालिक कारण रहा होगा जिसने इस बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी। वो चिंगारी थी सूचनाओं का एक बहुत ही गुप्त नेटवर्क। दरअसल मेरठ क्रांति की सूचना राजस्थान में सरकारी माध्यमों से नहीं पहुंची थी। तो फिर कैसे पहुंची? ये संदेशवाहक साधुओं और फकीरों के वेश में आते थे। वे छावनियों के आसपास डेरा डालते और चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार करते थे। अच्छा, तो वे भेस बदल कर आते थे। जी, और इसी समय एक और बात हुई। एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल ने सभी देशी रियासतों को एक सख्त निर्देश दे दिया कि विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया जाए। और मुझे लगता है कि अंग्रेजों की इसी घबराहट ने सैनिकों के मन में पल रहे संदेह को और भी पुख्ता कर दिया होगा। बिल्कुल, और इसी का नतीजा था कि राजस्थान में क्रांति का प्रथम शंखनाद नसीराबाद छावनी में हुआ 28 मई 1857 को। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि शुरुआत नसीराबाद से ही क्यों हुई? इसके पीछे अंग्रेजों का अविश्वास था। दरअसल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा में तैनात थी। अंग्रेजों को इन पर शक हो गया। क्योंकि वे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। हाँ, इसी अविश्वास के चलते उन्होंने 15वीं इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया और सुरक्षा के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और तोपें मंगवा ली। ओहो, मतलब अंग्रेजों ने खुद ही अपने सैनिकों का अपमान कर दिया। जब आप अपनी ही रक्षकों पर शक करेंगे तो प्रतिक्रिया भयंकर ही होगी। सही कहा। नसीराबाद पहुंचते ही 15वीं इन्फेंट्री ने तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने छावनी में आगजनी की और सरकारी खजाने को लूट लिया। और इस संघर्ष में कुछ अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए थे ना? जी, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। इसके अलावा लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हुए। और एक बार जब ये बगावत शुरू हो गई तो ये विद्रोही रुके नहीं। नसीराबाद के बाद उन्होंने सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। हाँ, और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक अंग्रेजी पलटन पर बहुत ही सफल आक्रमण किया। वाह, और नसीराबाद से प्रेरित होकर नीमच में भी हलचल तेज हो गई। बिल्कुल, 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और आगजनी की। और फिर इन्होंने भी दिल्ली कूच करने का फैसला किया। जी, वे देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली की तरफ निकले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वे निम्बाहेड़ा और शाहपुरा पहुंचे तो स्थानीय जनता और शासकों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। मतलब उन्हें पूरी सहायता मिली। इससे यह साफ हो जाता है कि आम जनता भी अंग्रेजों से त्रस्त थी, लेकिन ब्रिटिश सत्ता भी शांत बैठने वालों में से तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 8 जून 1857 को कैप्टन शॉवर्स ने पलटवार किया। उसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की मदद ली और नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों ने स्थानीय सेनाओं का ही इस्तेमाल किया। अब दोस्तों, हम एक बहुत ही अहम घटना पर आते हैं। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। हाँ, और उनका नारा बहुत स्पष्ट था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। क्या बात है। और इसी विद्रोह में एक बहुत बड़े नेता का उदय हुआ, ठाकुर खुशहाल सिंह। जी, ठाकुर खुशहाल सिंह पाली के शक्तिशाली सामंत थे। वे अंग्रेजों और जोधपुर महाराजा के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकारा। और उनके नेतृत्व में 2 बहुत बड़ी जीतें दर्ज की गईं। श्रोताओं को मैं बता दूं कि पहली जीत 8 सितंबर 1857 को हुई। हाँ, जहां आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को हरा दिया। इस युद्ध में किलेदार अनार सिंह मारा गया। और दूसरी जीत 18 सितंबर 1857 को हुई। ये तो और भी हैरान करने वाली थी। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस के साथ भीषण संघर्ष हुआ और लॉरेंस की करारी हार हुई। सोचिए जरा, राजपूताना के सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल, और इसका असर मेवाड़ पर भी पड़ा। लेकिन मेवाड़ की स्थिति तो एक दुधारी तलवार जैसी लग रही थी। वो कैसे? मतलब जनता और अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ थे, लेकिन महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ चुना। हाँ, ये एक कूटनीतिक संघर्ष था। कैप्टन शॉर्स ने धमकी दी थी कि जो भी सामंत शांति भंग करेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन सामंत भी पीछे हटने वाले नहीं थे। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने सीधे खुली चुनौती दे डाली। जी, उन्होंने महाराणा को चेतावनी दी थी, ये अधिकार न मिलने पर 8 दिन में चित्तौड़ की गद्दी पर प्रतिद्वंदी को बैठा दूंगा। ये दुस्साहस देखिए। हालांकि कूटनीतिक दबाव के चलते मेवाड़ में खुला सैन्य विद्रोह टल गया। मेवाड़ में तो टल गया, लेकिन कोटा में जो हुआ वो इस राज्य की सबसे भयंकर और सुनियोजित क्रांति थी। हाँ, कोटा का विद्रोह, इसका मूल कारण मेजर बर्टन था ना? बिल्कुल। मेजर बर्टन ने महाराव पर दबाव डाला कि वे अंग्रेज विरोधी अफसरों को उसे सौंप दें, विशेष रूप से जयदयाल और मेहराब खां को। और यही दबाव भारी पड़ गया। 15 अक्टूबर 1857 को वहां एक खूनी संघर्ष हुआ। क्रोधित सैनिकों ने रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। ये बहुत ही नृशंस घटना थी। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई और महाराव को महल में कैद कर लिया गया। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि लगभग 6 महीने तक शहर और प्रशासन पर क्रांतिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहा। जयदयाल ने पूरा प्रशासन संभाला। जी हाँ, 6 महीने तक। इसे वापस छीनने के लिए 22 मार्च 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स को 5500 सैनिकों के साथ आना पड़ा। ओहो, 5500 सैनिक? हाँ, उन्होंने चंबल के किनारे से तोपों से हमला किया, तब जाकर कोटा मुक्त हुआ और जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया। ये सुनकर ही सहरन होती है। और दोस्तों, ये विद्रोह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, अन्य रियासतों में भी जन विद्रोह फैल रहा था। बिल्कुल, भरतपुर में गुर्जर और मेवाती जनता ने खुला विद्रोह कर दिया। वहां का पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन इतना भयभीत हो गया कि उसे आगरा भागना पड़ा। और धौलपुर का क्या हाल था? धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों के प्रभाव में जनता और सेना ने विद्रोह कर दिया। राजा को घेर कर मांगे मनवाई गई।
लेकिन इसे कुचल दिया गया था ना। जी, दिसंबर में पटियाला की सेना ने आकर इसे कुचला। और अलवर में? अलवर में भी भरतपुर की तर्ज पर गुर्जरों का उग्र ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुआ, जिससे भारी प्रशासनिक चुनौती पैदा हुई। तो मतलब पूरा राजपूताना सुलग रहा था। जयपुर और टोंक में भी हलचल थी। हाँ, जयपुर में नवाब विलायत खां का मुगल सम्राट के साथ षड्यंत्र सामने आया और वे गिरफ्तार हुए। और टोंक में मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे अंततः दबा दिया गया। और इन सब के बीच हम उन नायकों को नहीं भूल सकते जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप सलूम्बर और कोठारिया के रावतों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने महाराणा के विरोध के बावजूद ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता की और उन्हें शरण दी। और कोठारिया के रावत जोत सिंह का त्याग भी अभूतपूर्व था। उन्होंने ब्रिटिश परिणामों की परवाह किए बिना ठाकुर कुशाल सिंह, पेशवा नाना साहब और उनके परिवारों को शरण दी। सच में जागीर छिनने के खतरे के बीच राष्ट्र प्रेम और राजपूती शौर्य का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जी हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से अगस्त 1858 तक संपूर्ण भारत में विद्रोह कुचल दिया गया और नवंबर 1858 में शासन सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। एक्सपर्ट, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने जन समर्थन और वीरता के बावजूद ये महाविद्रोह असफल क्यों हो गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके मुख्य रूप से 4 संरचनात्मक कारण थे। पहला था रियासती शासकों का असहयोग। जयपुर, अलवर और बीकानेर के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब उन्होंने क्रांतिकारियों की कोई मदद नहीं की? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि तांत्या टोपे की भी कोई मदद नहीं की गई। दूसरा कारण था समन्वय और एकता का अभाव। हाँ, क्योंकि नसीराबाद, कोटा और धौलपुर में अलग अलग समय पर विद्रोह हुए। सही कहा, अगर एक साथ होते तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल होती। तीसरा कारण केंद्रीय नेतृत्व की शून्यता थी। मेवाड़ महाराणा ने नेतृत्व करने से इनकार कर दिया, जिससे मजबूत संगठन नहीं बन पाया। और संसाधनों की कमी भी तो एक बड़ा कारण रहा होगा। जी, चौथा और सबसे अहम कारण यही था, क्रांतिकारियों के पास धन, रसद और हथियारों का भारी अभाव था, जबकि ब्रिटिश सेना पूरी तरह से सुसज्जित थी। तो इन कारणों से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसके कुछ दूरगामी परिणाम तो जरूर हुए होंगे, जिससे एक नए युग का सूत्रपात हुआ। बिल्कुल, 3 बड़े परिवर्तन हुए। पहला, प्रशासनिक सत्ता परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। रियासतें पूर्णतः संरक्षण में आ गईं। और दूसरा और तीसरा बदलाव समाज से जुड़ा था, है ना? जी, सामाजिक व वैचारिक बदलाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्ति शुरू हुई। और दोस्तों, यही क्रांति भविष्य के आंदोलनों की नींव बनी। इसी ने अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारठ जैसे नेताओं में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की लौ जलाई। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, इस विस्तृत चर्चा को समेटने से पहले एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। याद रखिए, उस समय एजीजी जॉर्ज लॉरेंस थे और पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा में बर्टन, मेवाड़ में शावर्स, मारवाड़ में मेसन और भरतपुर में मॉरिसन। क्रांति की शुरुआत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी और ठाकुर कुशाल सिंह एक प्रमुख नेतृत्व करता थे। और अगर टाइमलाइन की बात करें तो 28 मई नसीराबाद से लेकर 15 अक्टूबर कोटा तक ये आग फैली। फिर 1858 के जनवरी से मार्च के बीच आउवा और कोटा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। और अंततः नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से ये अध्याय समाप्त हुआ। जी,